नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हिंदुस्तान में मसले बेशुमार हैं और बहुत बड़े भी। 1.25 अरब के मुल्क में बदलाव और बेहतरी के लिए आम आदमी को जागरूक करना और व्यवस्था पर दबाव बनाना वाजिब लोकतांत्रिक तरीका है। वह रास्ता जो अन्ना हजारे ने अपना रखा है। अन्ना जिनके साथ मुल्क का भरोसा जुड़ा है, लेकिन अन्ना से अलग हुए अरविंद केजरीवाल को क्या अन्ना के रास्ते पर माना जा सकता है? आम आदमी पार्टी के लिए वोट बैंक की चिंता में दिल्ली में सत्ता और व्यवस्था को बेनकाब करने की उनकी कोशिश को क्या हिंदुस्तान के आम आदमी की परेशानी से जोड़कर देखा जा सकता है? सिर्फ दिल्ली में बिजली पानी के लिए हाहाकार मचाने वाली केजरीवाल कंपनी की मंशा क्या वाकई नेक है, या बाकी राजनीतिक दलों की तरह आम आदमी पार्टी भी आप के आम आदमी यानी आम आदमी से फरेब कर रही है? बहस आज इसी पर है। बहस जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भय्यू जी महाराज के खुलासे के बाद अरविंद भय्यू जी को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। अन्ना की जान से खेलने के संगीन खुलासे पर केजरीवाल बौखला गए हैं। ऊपर से तुर्रा ये कि वो आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज पर भय्यू जी महाराज जी के खुलासे से अरविंद केजरीवाल बौखलाए नजर आए हैं। उन्होंने न सिर्फ भय्यू महाराज के बयान पर यह कहा कि उन्हें नहीं पता कि भय्यू महाराज जी ने क्या कहा है, बल्कि कहीं ना कहीं वो भय्यू जी को मानने से भी इनकार करते दिखे। आखिर जो भय्यू जी ने जो तुरंत ये खुलासे किए हैं, ये खुलासों की सच्चाई कितनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय्यू जी ने ये साफ कहा है कि देखिए उनसे जो है मिलने के लिए सुरेश पठान। तो अजीत हमारे संवाददाता उनसे सवाल पूछ रहे थे, उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए, उसके बाद वो निकल गए। वही अरविंद केजरीवाल जो लोगों से कहते हैं पारदर्शिता बरतें, वही अरविंद केजरीवाल जब अपने से सवाल की बारी आई, दुनिया से तो वो सवाल पूछते हैं, दुनिया पर कई तरह के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो वो किसी भी तरह की सफाई से, किसी भी तरह के जवाब से बचते दिखे। सवाल यह है, आखिर क्यों? हमारे साथ सुनीता गोधरा जी जुड़ी हुई हैं जो कि टीम अन्ना की मेंबर है, और साथ ही साथ कर्नल सहरावत वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बालाचंद्रा मुंगेकर जो कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कर्नल साहब आपसे, ये क्या तरीका हुआ? आप दुनिया से सवाल पूछे, कोई आपसे सवाल पूछे, आप बदतमीजी पर उतर आए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद ने जो है अपनी बात स्पष्ट रूप से कही है, और ये बात सच है कि इस तरह की कोई भय्यू जी महाराज की जो भूमिका थी वो बहुत अधिक जो है सक्रिय भूमिका नहीं थी। उन्होंने एक इंटरलोक्यूटर की जो है काम करने की कुछ कोशिश सेल्फ स्टाइल्ड जो है अपनी तरफ से करी थी। आज वो उस भूमिका को अगर जो है भुनाना चाहते हैं या 2 मिनट्स फेम उस पर अर्न करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? उन्होंने भी मैनेजर की भूमिका अदा की थी अन्ना हजारे के आंदोलन ने तो एक जो है आंदोलन इस पूरे देश के समक्ष खड़ा किया था, जो कि इस देश के इतिहास में अपनी जगह जो है कायम कर चुका है, और आगे भी जो है उसकी भूमिका इस देश की राजनीति पर रहेगी। राजनीति पर रहेगी? अब तो आप राजनीति में आ रहे हैं, जनता साफ कर देगी कितनी बड़ी भूमिका आपकी होने वाली है। वो तो होगा ही। हाथ कंगन आरसी क्या, वो लगे हुए हैं। पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो होगा, वो सच्चाई सामने आएगी, और वो फैसला जो है जल्द ही जनता जो है करके दिखाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जब आप पर किसी ने सवाल उठाया तो आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। भय्यू जी महाराज कौन है पूरा देश जानता है। भय्यू जी महाराज को सरकार की तरफ से बुलाया गया था। सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल साहब के साथ लगातार उनकी मीटिंग चल रही थी, क्योंकि भय्यू जी महाराज के बेहद अच्छे संबंध थे अन्ना हजारे से। अब सवाल यह है नकवी साहब, आप दूसरों पर तो उंगली उठाएं, लेकिन जब आप पर उंगली उठे तब आप बौखला जाए। क्या ये राजनीति का तरीका सही है? नहीं, बिल्कुल इसमें हमारे ऊपर उंगली उठे या किसी और पे उंगली उठे, ये लोकतंत्र का तकाजा है कि वो उंगली क्यों उठी है और उस उंगली के पीछे क्या मकसद है, उसका हमें समझना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अन्ना हजारे जी ने एक बहुत ही प्रभावी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने उसको हाईजैक किया, और हाईजैक ही नहीं किया बल्कि हिट एंड रन का साप्ताहिक बाजार और मासिक मंडी शुरू कर दी। और उससे हुआ क्या कि जो पूरा के पूरा आंदोलन था वो दिशाहीन हो गया, और कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा था, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था या लोकपाल का मुद्दा था,
उस मुद्दे से भटक करके पूरा के पूरा आंदोलन जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि चढ़ गया। व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि चढ़ गया। बालचंद्र साहब, आप मनोनीत सदस्य हैं, मैं आपसे बड़ा निष्पक्ष राय जानना चाहूंगा। मुंबई में आखिरकार यह आंदोलन क्यों फेल हुआ था? आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि आखिरकार मुंबई में लोग क्यों फेल हुए। देखिए कि मुंबई में आंदोलन फेल होने का उसी कारण ये अन्ना हजारे ने अपना जो मोर्चा वो दिल्ली में रखा, पहले जंतर मंतर पर और दूसरा रामलीला मैदान पर। महाराष्ट्र में अन्ना हजारे को जितनी एक लोगों की ताकत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि महाराष्ट्र इज हाईली पॉलिटिसाइज स्टेट। और अन्ना हजारे ने जिस तरह से बयान किए थे कि मैंने 3 मंत्री को इस्तीफा देने को मजबूर किया, ये लोगों के पास अच्छा नहीं गया। और अन्ना हजारे का जो हमेशा के लिए उनका जो आंदोलन की दिशा रही, वो आंदोलन की दिशा एक परिवर्तन समाज में लाने के बजाय किसी न किसी व्यक्तिगत रूप पर एक आदमी को आंदोलन के लिए उनको एक अपना भक्ष्य माना। और इस वास्ते अन्ना हजारे को महाराष्ट्र में जितनी ताकत मिलनी चाहिए थी उतनी ताकत नहीं मिली। और अन्ना हजारे के बारे में उनका जो रालेगण सिंधी उनका जो ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट के बारे में जितनी मालूमात बंबई के लोगों को है, महाराष्ट्र लोगों को है, उनमें भी बहुत गड़बड़ी है। उनके बारे में भी बहुत लोगों ने अंगुली उठाई थी। तो अन्ना हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी इन महाराष्ट्र, और इसी कारण अन्ना को यहाँ से रामलीला जाना पड़ा। जब तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मैं आपको आपने कहा कि निष्पक्ष, यदि मैं कांग्रेस में हूँ या मैं मोडमिनट, वो मेरी पोजीशन जो है वो पोजीशन बदल नहीं सकेगी। जब अन्ना ने आंदोलन किया तो लोगों को ऐसा लगा कि अभी एक सच्ची ताकत आंदोलन के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी रहेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि आम आदमी भ्रष्टाचार शिकार होने के बजाय इधर जिंदा नहीं रह सकता। इस वास्ते अन्ना हैज गिवन देम एक्सप्रेशन, अन्ना ने ताकत दी। लेकिन अन्ना का आंदोलन जिस तरह से भटक रहा, अन्ना जी को यहाँ के जो पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स है वो मालूम नहीं पड़ी। अन्ना का राजनीति का जो स्टडी है वो बिल्कुल नहीं है जैसा कि जयप्रकाश नारायण जी का था। और अन्ना बिकेम एटोक्रेटिक, और अन्ना का बिल्कुल आंदोलन पर प्रभाव नहीं रहा, उनका नेतृत्व लोग नहीं मानने लगे। और 2-4 लोग अपने खुद इंडिविजुअल स्वार्थ उसका समर्थन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए पूरा आंदोलन उन लोगों ने हाईजैक किया। मैं अरविंद केजरीवाल पर आऊंगा दीपक जी। एक तो मैं अरविंद केजरीवाल पर आऊंगा मुंगेकर जी, लेकिन मेरा सवाल सुनीता जी से है। सुनीता जी, महाराष्ट्र में अन्ना हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, ये भी बात कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो क्योंकि कांग्रेस के हैं इसलिए कह रहे हैं। अन्ना महाराष्ट्र में ही जाने जाते थे, और जब वो रामलीला मैदान में आए थे उस समय तक वो अपनी क्रेडिबिलिटी महाराष्ट्र में पूरी दिखा चुके थे। अन्ना का रामलीला मैदान में आना, अन्ना खुद नहीं आए थे, वहां पर ऐसी सिचुएशन आई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ जब खड़े हुए थे पूरी, उस समय सिर्फ अन्ना ही नहीं, उनके साथ में 22 ऐसे डिफरेंट फील्ड के एमिनेंट लोग खड़े हुए थे। 22 का है वो बात कहाँ है? सुनीता जी, वो 22 का है। पहली बात अरविंद केजरीवाल का है, मुझे ये बताइए आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, पहली बात तो वो 22 अन्ना ने नहीं बुलाए थे। पहली बात तो वो 22 केजरीवाल ने इकट्ठे किए थे। उनमें उस समय मैं भी थी और अन्ना भी थे। सब हम लोग जो इकट्ठे हुए थे वो CWG के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। कॉमनवेल्थ के घोटाले से शुरुआत हुई थी उस समय, और जब ये 2 भागों में गया है, अन्ना ने अपना रास्ता ना पहले बदला था ना अभी बदला है। अरविंद ने तो बदल लिया। आप कह रही अरविंद ने लोगों को इकट्ठा किया था, अन्ना को शोकेस किया था, तो अरविंद मैनेजर थे, अन्ना उसके शोकेस थे, यानी अन्ना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे अरविंद। राजनीतिक इस पे भी बिल्कुल कहिए, इस पे भी बिल्कुल कहिए। अच्छा ठीक है, मैं इस पे कहती हूँ, अन्ना के साथ में ये अब तक सबको मालूम हो जाना चाहिए, और शायद हो भी गया होगा कि अन्ना का पहली बात तो कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो अन्ना उसको छिटक देते हैं। तो अन्ना ने अरविंद को छिटक दिया या अरविंद ने अन्ना को छिटका? नहीं, वो अलग बात है कि नहीं, किसको छिटका मुझको बता दीजिए। मैं नकवी जी के पास जाऊंगा, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अन्ना ने अरविंद को छोड़ा या अरविंद ने अन्ना को छोड़ा? शुरू से अपने जो वो जागरण की बात करते हैं, जो वो बात करते हैं कि हमें अपने समाज में जाके ग्राउंड लेवल पे काम करना है, वो अभी तक उसी पेडिंग है। तो फिर वो रालेगण सिद्धि से बाहर क्यों नहीं निकल पाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो पहले महाराष्ट्र में काम करते थे। नहीं, वो सिर्फ रालेगण सिद्धि में काम करते हैं, महाराष्ट्र में भी नहीं। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब,
आपको ये तरीका सही लगता है जो पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं? दूसरों पर आरोप लगाओ, जब अपने पर आरोप लगे आप बौखलाहट पर उतर आओ। देखिए दीपक जी, जो अन्ना हजारे जी या उस समय जो अरविंद केजरीवाल जी उस पर हावी थे, उन्होंने जो राजनीति की उसका मैं एक पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव जो असर देखता हूं वो ये देखता हूं कि इन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग मुहिम चलाई, नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाई। उसके बाद जितने चुनाव हुए, आप अच्छी तरह से आप हर चुनाव को आप देख रहे थे, वहां पर कहीं 80% पोलिंग हुई, कहीं 82% पोलिंग हुई, कहीं 85% पोलिंग हुई, अभी त्रिपुरा में 93% पोलिंग हो गई। तो यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं, ये बात कहना और लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास जताना एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमारी सरकार थी उत्तराखंड में, हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावित होकर के अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर के जन लोकपाल हु बहू विदाउट एनी चेंज ऑफ द कामा एंड फुल स्टॉप, वो पूरा जन लोकपाल लेकर आ गई। हमारी सरकार तो गई, हमारे मुख्यमंत्री भी हार गए। तो इसलिए जमीन में क्या चल रहा है, इससे ये कट चुके हैं। अगर इनको लगता है कि ये जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान पे जो है वो सारे भाषणों के आधार पर देश में बदलाव की मुहिम ला रहे हैं, तो वो जमीन की मुहिम नहीं है। इससे बहुत बड़ा सबक, इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, अगर वो दिशा से बदलेगा, दिशा से बहकेगा, तो निश्चित तौर से इसी तरह का हाल होगा। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जो भी अगर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां हैं और उसको बदलने की बात करेगा, वो ये आजकल के नेता जो हैं, अभी जो एट प्रेजेंट जो शासन कर रहे हैं या जो विपक्ष में बैठे हैं, वो चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, वो भी आम आदमी पार्टी के नेता। अभी तो वो नेता कहाँ बना है? नेता बन गए हैं भाई, नेता बन गए, नेता बन गए। क्यों बन गए कि नहीं कर्नल सहरावत साहब? आम आदमी पार्टी तो बन गई है ना। की बात कर रही हूँ मैं। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, छोटी सी पार्टी है, भीड़ में एक पार्टी है। हम बिल्कुल छोटी पार्टी हैं, हम शुरुआती दर में हैं, लेकिन इस देश में जो यात्रा हो चुकी है, आप कह रहे थे वो लोग कहां गए, वो लोग कहां जाएं? मुद्दे इतने उठ चुके हैं। यहां पर एयरपोर्ट की जमीन 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1.63 लाख करोड़ का फायदा उस कंपनी को 13 होटल बनाने के लिए मिला। उसके बाद जो है मामला उजागर हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे 1250 एकड़ के 5 पॉकेट जेपी इंडस्ट्रीज को दे दिए गए। हेलीकॉप्टर मामला, आज इटली के अदालत ने कह दिया कि कागज नहीं मिलेंगे, और कागज नहीं मिलेंगे। हमारे पास है सब कुछ, हमारी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तकरीर हम अच्छी कर लेते हैं, एक मिनट, तकरीर सुनीता जी, तकरीर हम अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मुद्दों से आपके नेता भी भागते हैं। अगर एक सवाल उन पर उठा था, उसका शालीनता से वो जवाब क्यों नहीं दे सकते थे? मेरा सीधा और इतना सवाल है, वो बदतमीजी पर क्यों उतर के आए? जवाब उन्होंने दिया है और उन्होंने बताया है। तो नहीं जानता, वो जो बात थी, वो बात जो है पूरे देश ने देखी है कि अन्ना की जो हालत थी और किसने कौन उस हालत नहीं दे सकते थे। मेरा सीधा और इतना सवाल है, वो बदतमीजी पर क्यों उतर के आए? जवाब उन्होंने दिया है और उन्होंने बताया है। तो नहीं जानता, वो जो बात थी, वो बात जो है पूरे देश ने देखी है कि अन्ना की जो हालत थी और किसने कौन उस हालत के लिए जिम्मेवार था, ये पूरा देश जानता है। ये भैयू महाराज कह रहे हैं ना, आप लोग जिम्मेदार थे उस हालत के। महाराज जो है वो कह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत है। और भैयू महाराज उस वक्त सरकार की तरफ से निगोशिएटर थे, आप ये क्यों भूल रहे हैं? वो अगर सरकार की तरफ से नेगोशिएटर थे तो उन्होंने सरकार को मनाने की भूमिका अदा करनी थी, और संसद में जो हालत हुई थी वो पूरे देश की बात नहीं मान रहे आप। संदीप दीक्षित की मान लीजिए, वो भी सरकार के नेगोशिएटर थे। मुख्तार जी आपके पास आऊंगा, बालचंद्र साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले यह देखने के बाद कि संदीप दीक्षित ने क्या कहा है भैयू महाराज के खुलासे के बाद इस पूरे मसले पर। भैयू जी महाराज ने कल इंडिया न्यूज से साफ तौर पर यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल कई हद तक अन्ना को गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। कई ऐसे राज उन्होंने इंडिया न्यूज पर खोले थे, जिसके बाद जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश हुई तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर सारे सवालों को नकार गए। जब सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से पहल हुई थी, तो 2 शख्स ऐसे थे जो सरकार के काउंटर पार्ट पर अन्ना हजारे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। एक स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी, दूसरे सांसद और प्रवक्ता संदीप दीक्षित जी। इस समय संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, कल भैयू जी महाराज जो कि एक अहम रोल उन्होंने निभाया था जब अगस्त में आंदोलन चला था, तो उन्होंने कई राज आगे करे हैं, क्योंकि आप उस समय मौजूद थे, बाकायदा आपकी बातचीत हो रही थी, आप वहां गए भी थे मंच पर।
उन्होंने पहला पॉइंट सबसे बड़ा ये उठाया कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि अनशन खत्म हो, गलत बातें आगे ला रहे थे। वो चाहते थे कि ये आंदोलन लंबा चले, इस पर राजनीति करना चाहते थे, मिसगाइड किया अन्ना को। आप हर टाइम मौजूद रहते थे, आप बातचीत कर रहे थे। लेटर जब लेके गए थे विलासराव देशमुख जी स्वर्गीय, उस समय भी आप साथ में मौजूद थे। क्या ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल रिजॉल्व नहीं होने दे रहे थे इशू को? देखिए, मैं बहुत सारी चीजें हुई थी उस समय और एक बिल्कुल माहौल दूसरा सा था। सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से जो लोग भी उस समय जुड़े हुए थे, एक यही सबकी तरफ से मन था कि जल्दी से जल्दी ये मसला जो है सुलझ जाए। अन्ना जी की जो 3 महत्वपूर्ण बातें थी वो सरकार मानने को तैयार थी। ठीक है, सरकार में उनमें कुछ चीजों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन एक ब्रॉड तरीके में हम लोग भी चाहते थे कि जो अन्ना जी ने बात कही थी उसको समझ के, सोच के अपना एक कानून भी उस तरीके से बनाए। दिक्कत ये आ रही थी उस कई चीजों में कि मैं भी 2-1 बार कोशिश किया, सरकार ने भी कोशिश की कि अन्ना जी से एक तो सीधी बात है कि सीधे संवाद नहीं हो पा रहा था। उसके पीछे क्या कारण है, भय्यू महाराज जी ने अपनी बात कही है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो सीधा क्या कारण थे हम नहीं जानते हैं, तो गैस ही कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर थी कि सीधा संवाद में दिक्कत आ रही थी। दूसरा ये भी था कि कई बार हमने देखा कि जैसे हम एक बात से, एक मन से कुछ अपनी बात कहते थे, उसके पीछे अपनी मंशा बताते थे। कुछ सरकार की दिक्कतें हैं, कुछ प्रशासनिक जरूरतें हैं, एक अपना नजरिया, एक अपना पहलू आदमी एक सकारात्मक रूप में किसी गुट को बताता है, तो ये आशा करते थे कि उनसे भी जब प्रतिक्रिया आएगी, सकारात्मक आएगी, आप हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन किसी भी बात विवाद में, किसी भी संवाद में, संवाद तभी होता है जब हम चाहते हैं कि दोनों की बातें मिलके एक बेहतर रूप से जो है सामने कुछ चीज सुलझ के आए, चाहे आप हमारी बात माने ना माने। तो ये लगता था कि शायद हर बार एक कदम जो पीछे आता हुआ दिखता था, वो शायद इसलिए ज्यादा दिखता था कि हो सकता है कहीं कोई चाहता हो कि शायद मसला सुलझे नहीं। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा था कि वो मिलने नहीं देते थे। आप भी बातचीत कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि जो बातें आप कहते थे उसमें कहीं ना कहीं एक उलझन पैदा करने की कोशिश वहां पे जो करीबी लोग रहते हैं वो हो सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग एक मंशा से, एक अपनी तरफ से, एक निष्ठा से कोई बात कहते थे और जो प्रतिक्रिया आती थी या लगता था कि, तो उसमें लगता था कि शायद हमारी मंशा, हमारी बात पूरी तरीके से शायद आगे नहीं भेजी गई है। और अन्ना से डायरेक्ट बात करने में आपको रोका जाता? नहीं, कोई चांस नहीं था। कई बार कोशिश भी की, पूछा भी, तो ये हुआ कि नहीं, बल्कि एक आध बार तो मुझे ये भी याद है, कहा गया कि नहीं, अन्ना नहीं मिलना चाहते, आप हमसे ही बात करें। केजरीवाल ये बात कहते थे? जी, ये तो बात कही गई थी, लेकिन इसीलिए हमको लगा कि, क्योंकि देखिए उस समय हमारा मसला ये नहीं था कि हम किसी अहम में या अहंकार की लड़ाई में पड़े। हमारा तो मसला था कि मसला सुलझे, देश का एक सवाल है। अन्ना जी ने कुछ ऐसी बात कही है जो सिर्फ हर व्यक्ति जो है उसके पीछे खड़ा है। एक ऐसे विषय को लेकर वो सामने आए हैं जो देश हित का है, उसके डिटेल्स में भले ही मतभेद हो सकता है, वो एक आगे की बात है, तो उसका सम्मान करते हुए हमारा तो यही मकसद था कि मसला सुलझे। लेकिन सुलझने नहीं दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे भी याद है, मैं भी उस समय मौजूद था, रात में जब आप लेटर लेके गए, तो लेटर ले जाने के बाद भय्यू जी महाराज का ये कहना है कि जो सरकार का लेटर था वो इंग्लिश में, उसकी ड्राफ्टिंग जो पीएम का लेटर था, भय्यू जी महाराज ने इनका ये कहना है कि जो इंग्लिश में लेटर था उसका गलत मायने अन्ना को बाद में बताया गया। उस सही चीजें जो लेटर्स आ रहे थे उसका, क्योंकि इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, उस लेटर में जो लिखा हुआ था उसके गलत मायने बताए जा रहे थे। तो क्या जब आपकी अन्ना हजारे से मुलाकात हुई तो क्या आपको ऐसा लगा कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो लोग वहां इंटरप्रेट कर रहे थे वो गलत सरकार की बातें आगे बता रहे थे? देखिए, उस समय तो मुझे याद है जब हम लोग सीढ़ी चढ़ के गए तो दाहिने तरफ को एक छोटी सी कुटिया सी अन्ना जी ने बना रखी थी, जिसमें वो आके बैठे। विलासराव जी अंदर गए, हम लोग अंदर गए। आपको जाने से रोका नहीं गया वहां पर? आपने किसी तरीके के लोग ने रोका? यही हुआ कि भाई सिर्फ वो चाहते थे कि जो विलासराव जी के साथ हैं वही अंदर जाएं, तो 2-3 लोग थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे साथ है, तो अंदर चले गए। अंदर विलासराव जी ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसका उनके ही कोई साथी थे अन्ना जी के, जिन्होंने, और विलासराव जी ने उसका मराठी में संवाद किया। उन्होंने अपने मित्र से, अपने साथी से पूछा कि जिस तरीके से इन्होंने अनुवाद किया है, क्या ये सही स्पिरिट है लेटर की? सही स्पिरिट है? इतने अफ्स एंड बट्स। कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो संदीप दीक्षित नेगोशिएटर थे सरकार की तरफ से। हाँ, देखिए, वो तो संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित और कांग्रेस की जो भूमिका रही है, आज वो आपको अरविंद केजरीवाल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देने वाले हैं। और जो सरकार ने जो वहां पर जो खेल, वो जो नाटक जो रचा था,
वो नाटक जो है पूरी आप जो करे जनता ने वही देखा। सही। सरकार जिसको 125 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा है वो जो करे नाटक, आप लोग इतने दूध के धुले हुए हैं कि आप जो करे वो सही, वो जो करे वो गलत। दुनिया में हर आदमी गलत है, सिर्फ आप सही हर है। नीति में होता आ रहा है। वो नाटक जो है आपको आज इटली की अदालत से कागज नहीं मिलने में नजर आ रहा है। यहाँ की बात वो करिए ना, बात वही केजरीवाल की बात करिए। वो नाटक 65 साल से हो रहा है इस देश में। कर्नल साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। हाँ जी। दिल्ली में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दिल्ली के अंदर धरना देके सलमान खुर्शीद के खिलाफ, ऐसे ही नहीं, सलमान खुर्शीद के खिलाफ मीडिया की एक स्टोरी को उठाकर, आपको लगता है कि आप आम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, या आप भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी वोट बैंक की राजनीति ऐसा कर रहे हैं? नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं उसमें मैं कल ही इन्हीं दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मामले में 2.5 लाख का जुर्माना किया है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। मैं बता रहा हूं, तो ये वो लोग हैं जो लगातार नहीं, वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो लगातार इन मुद्दों को इसी तरह भटकाते हैं और इसी तरह इस देश की राजनीति भटकाने वाली लगातार चलती आ रही है। राजनीति के जो उससे डिफर करेगा, जो उससे अलग बात कहेगा, उसके खिलाफ इस तरह की बातें कही जाएंगी। अरविंद केजरीवाल उस लहर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, जरूरत कर रहा है, तो उसको ये सारी समस्याएं, ये सारी जो है बाधाएं सामना करना ही पड़ेगी। वो यहां का जो है एक तरह की रीति है, उस टाइड के खिलाफ खड़े होने वाले को ये समस्याएं, ये विधि का विधान है। मुझे बताइए ना, उन्होंने तो कहा पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे, तो संयोजक क्यों बन गए हो? आपकी तो बिना पद की पार्टी थी ना, वो संयोजक क्यों बन गए? सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे आप। संयोजक कोई कोऑर्डिनेशन के लिए कोई व्यक्ति तो होगा हर पार्टी में, और तो यही तो अध्यक्ष यही काम बीजेपी में करता है, अध्यक्ष यही काम कांग्रेस पार्टी में करता है। लोग पार्ट टाइम, हमारे यहाँ तो कोई पद की पार्टी, पार्ट टाइम की राजनीति करते हुए अगर वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, यूरोप में हॉलिडे करते करते अगर इस देश की मुख्य पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल संयोजक बनने में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो आपने मंच से क्यों बोला था हम पद नहीं लेंगे? मंच से आपने क्यों बोला था कोई टाइटल नहीं होगा? मैं तो ये पूछ रहा हूं, उन्होंने क्या किया, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, मैं उसके चक्कर में नहीं जा रहा हूं। मैं तो आपसे आपके बारे में सवाल पूछ रहा हूं, आप दूसरों पर क्यों जा रहे हैं? पद नहीं ले रहे, और इसके लिए तो जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो संयोजक क्यों बने? वो संयोजक जो है सबके कहने पर और इस दिशा निर्देश करने के लिए। ऐसे तो राहुल गांधी जिनका आप रेफर कर रहे हैं वो भी सबके कहने पर उपाध्यक्ष बने हैं, वो भी अपनी मर्जी से तो नहीं बन गए। वो जनता के सामने आएगा, वो जनता का क्या ओपिनियन है वो, और कल कहने पर प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अगर जो है जरूरत की बात आई तो जरूर बनेंगे, ऐसी क्या बात है। अगर जो है मौका और हालत जो है उस समय पर ऐसे बने तो उनको भी हक है, हर एक व्यक्ति को हक है किसी भी पद पर आने के लिए। और इस देश की राजनीति का सुधार क्यों रहते थे, क्यों लंबी लंबी तकरीरें करते थे जंतर मंतर में कि हमारी पार्टी में कोई पद नहीं होगा? अब मैं आपकी रिएक्शन लूंगा कर्नल साहब, मैं नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब और मुंगेकर साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आप दोनों से, क्या आपको आम आदमी पार्टी किसी भी एक साधारण पार्टी से कोई अलग नजर आती है? जितने बड़े दावे और वादे किए गए थे जंतर मंतर से रामलीला तक और रामलीला से जंतर मंतर तक। देखिए, लोकतंत्र में पार्टियां बनती रहती हैं और लगभग 2000 पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टीज, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई एक मुद्दा है, और मुद्दा जो केजरीवाल साहब ने या उससे पहले अन्ना हजारे जी ने उठाया, वो मुद्दा था निश्चित तौर से भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार से लोग उबे हुए थे, लोग आक्रोशित थे, लोग आंदोलित थे। उसको धार देने का काम और उसको आवाज देने का काम इस आंदोलन ने किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसको हम नतमस्तक होकर के उस समय भी सलाम किया था, आज भी सलाम करते हैं। लेकिन अगर कोई आंदोलन दिशाहीन हो जाए, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, महात्मा गांधी का आंदोलन था, वो दिशाहीन नहीं हुआ। जेपी ने जब आंदोलन किया तो लाखों लाख नौजवान जो है उसके साथ जुड़ गए, मेरे जैसे लोग जो है वो उसके साथ जुड़े, पूरे देश के लोग जुड़े। और जेपी ने कभी जो है वो सत्ता का सपना नहीं जो संजोया। लेकिन जब ये दिशाहीन हुआ और दिशाहीन होने के इस स्थिति में पहुंच गया कि पार्टी बना ली, पार्टी बनाने के बाद जो है वो कैंडिडेट चुनने लगे, कैंडिडेट चुनने का जो है उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया। तो ये सारी चीजें, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई आपको किसने संयोजक बना दिया, आपको किसने जो है वो मुखिया बना दिया। अब आप कहेंगे कि जनता की पॉपुलर डिमांड थी, तो वो तो फिर वही एक ट्रेडिशनल तरीका और एक ट्रेडिशनल बात हो गई, उससे उसमें कोई अलग नहीं है।
मुंगेकर साहब, आपको आम आदमी पार्टी किसी दूसरी पार्टी से अलग नजर आती है? जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी पहले। दीपक जी, मैं आपसे 2 मिनट इजाजत चाहूंगा। 2 मिनट में मेरी पूरी संक्षिप्त में मेरे भूमिका यहाँ कथन करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस देश में जिस तरह सुनीता जी ने कहा कि मुनगेकर कांग्रेस के इस वास्ते ऐसे बोलते हैं, शी इज ग्रॉसली मिस्टेकन। शी मस्ट अंडरस्टैंड 1974-75 के जेपी के पूरे आंदोलन में हम जब कॉलेज में लेक्चर थे पूरे सक्रिय थे। पहली बात यह है कि जिस तरह देश में भ्रष्टाचार का फैलाव हो रहा है वो लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रहा है। इस वास्ते इस देश में कोई भी पार्टी का सरकार हो, एक सशक्त भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हमने कोई भी पोजीशन हो, अन्ना के आंदोलन का शुरू में समर्थन किया, महाराष्ट्र में समर्थन किया। तीसरी बात यह है कि अन्ना के आंदोलन को पूरा मिसगाइड करने का, उसको खत्म करने का, उसके अच्छे रास्ते से बुरी रास्ते पर लेके जाने का, उसको पूरा मिसगाइड करने का बहुत बड़ा एक फ्रॉड अरविंद केजरीवाल, कबीर बेदी जैसे लोगों ने किया है। वो लोग अंग्रेजी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ही कैन गो टू द टीवी। अन्ना डिड नॉट नो इंग्लिश। अन्ना का पूरी तरह से गलत फहमी देकर मिसयूज करके अपने पोजीशन के लिए और निजी स्वार्थ के लिए, बिकॉज अरविंद केजरीवाल शुरू से जानते थे। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यदि जंतर मंतर में वो अनशन करने के बाद यदि मर भी जाते थे, आई एम सॉरी टू से दिस, अरविंद केजरीवाल वुड नॉट हैव बॉदर्ड एट ऑल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से के मन में शुरू में ही से अभी जिस तरह की माहिती इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, उससे ये मालूम होता है कि अरविंद केजरीवाल के मन में वो सत्ता की लालच जो है वो पहले से ही थी। उसके मैं खिलाफ नहीं हूं। मेरी बात यह है कि अन्ना का आंदोलन पूरा खत्म करने का काम ये जो अन्ना के साथ जो लोग हैं उन्होंने किया है, मुझे उसको अफसोस लगता है। मैं ये शोकांतिका समझता हूं। आई एम कंसिडरिंग दैट ट्रेजेडी। अन्ना जैसा आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उसका समाप्त होना ये देश के लिए बहुत बड़ी शोकांतिका मैं समझता हूं। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों पर है। अभी उनके आम आदमी पार्टी, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ आम आदमी पार्टी? यू विल बी अल्टीमेटली, उन्होंने यदि किसी भी इलेक्शन करने के बाद यदि उन्होंने अपना खाता भी खोला, वो ग्राम पंचायती में अन्ना हजारे के लोग रायगढ़ सिद्धि में ग्राम पंचायती पक चुन के नहीं आ सकते थे। फॉरगेट अबाउट दैट। तो वेर अरविंद केजरीवाल को हम स्वागत करते हैं। पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी बात हम मानते हैं। पॉलिटिक्स इज लिविंग प्रोसेस। मैं पॉलिटिक्स को पवित्र मानता हूं। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स में फर्क करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपना बर्ताव किया, जिस तरह को अन्ना को गुमराह किया, जिस तरह का अन्ना का मिसयूज किया, आई थिंक he will lose the credibility faster than Anna Hazare, because people don't trust Arvind Kejriwal as they were trusting Anna Hazare. He'll be the non-starter. जेपी का क्या राय थी? जेपी के आंदोलन 1954 जेपी वर्धा में भूदान में गए और 1974 में आए। 20 बरस के बाद, 20 बरस के बाद जेपी पॉलिटिक्स में आने के बाद 20 बरस के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया चुनाव में। इनकी एक नैतिक ताकत थी। ऐसे क्या केजरीवाल के पास ताकत है? फिर भी हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यदि पॉलिटिक्स में आएंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन करना चाहिए। हम कौन सी भी पार्टी में हो, अंदर केजरीवाल को समर्थन देंगे यदि केजरीवाल जैसा अन्ना के बारे में उन्होंने फ्रॉड किया उसी तरह से वो फ्रॉड नहीं करते थे। बट आई एम श्योर अरविंद केजरीवाल हैज नो पॉलिटिकल फ्यूचर। देखिए, पहली बात तो मैं आंदोलन के लिए बोल दूं, आंदोलन में ये कहना कि ये आंदोलन दिशा भ्रमित हो गया या खो गया। बट आई एम श्योर अरविंद केजरीवाल हैज नो पॉलिटिकल फ्यूचर। देखिए, पहली बात तो मैं आंदोलन के लिए बोल दूं, आंदोलन में ये कहना कि ये आंदोलन दिशा भ्रमित हो गया या खो गया। नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नकवी साहब, मैं देखिए दीपक जी, जो एक सबसे बहुत गंभीर बात है वो ये है कि इस आंदोलन की एक तरह से हत्या की गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को देखें या किरण बेदी जी को देखें, इनकी राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा, किरण बेदी जी को सभी जानते हैं कि सभी पार्टियों में टिकटों के लिए वो काफी दिनों तक घूमती रहीं और उनका पूरा एक लंबा इतिहास है, वो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो है इन दोनों का एक राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा ने एक इतने बड़े आंदोलन की जो है वो रास्ते में हत्या कर दी, जो एक बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति में था कि जिससे कि देश
जो है वो जो आंदोलित था, आक्रोशित था, उसको धार मिल रही थी, उसको आवाज मिल रही थी। और एक पूरे के पूरे इस आंदोलन को कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से अपनी अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस तरह का हश्र झेलना पड़ा। देखिए, जब तक आंदोलन की बात आप करते हैं तो जो आंदोलन ने संदेश दिया है वो कभी नहीं मरता है। पहली बात तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी बोलते हैं। इस आंदोलन में जो जनता आई थी, आप क्या सोचते हैं कि रोज 1 लाख लोग सड़कों पे आ जाएंगे? उन्हें अपना रोटी पानी नहीं कमाना है क्या? इसलिए इस तरह का जो हुआ था रामलीला मैदान में या जंतर मंतर में, वो रोज और लगातार नहीं हो सकता है। अन्ना ने जो संदेश दिया था वो पहुंच चुका है और अन्ना अभी भी उसी पे अडिग है। अभी भी वो यही संदेश देते हैं कि ग्राम में जाके काम करो, ग्रास रूट पे काम करो, वेलफेयर का काम करो और सड़कों पे तब आओ, सड़कों पे तब आओ जब पानी सर से उतर जाए। सुनीता जी, ये संदेश आपको लगता है 121 करोड़ लोग जो है देश के सीख ले, लेकिन टीम अरविंद ना सीखे? वो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, विट्ठल भाई पटेल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, किसी पर भी आरोप लगा दे। अरे अन्ना को समझाना था तो सबसे पहले जो अपने को बेटा कहते हैं ना, वो बेटा कहते हैं कि मैं अन्ना का बेटा हूँ, अरविंद केजरीवाल उनके बेटे की तरह हूँ। देखिए, पहली वो बात सबसे पहले वो संदेश समझते। मैं इस राजनीतिक पार्टी के बारे में थोड़ा सा बोल दूं। अभी इन्होंने शुरुआत की है, इसलिए इनके ऊपर कोई कमेंट देना, कोई कमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। ये पूछ रहा हूँ कि अन्ना का वो संदेश खुद अरविंद क्यों नहीं समझ पाए? मेरा सवाल तो सीधा ये है। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक खुली चुनौती जो है दी जाने के बाद, जो है चांदनी चौक के इलाके में सर्वे होने के बाद, दिग्विजय सिंह के कहने के बाद कि अगर आपने बनाना है कानून तो आइए आप चुनावी मैदान में और खड़े होकर खुद जो है चुनाव में आइए, और उसके बाद अब आपको लगता है कि इनको राजनीति में आना जो है उस पर बहुत ज्यादा आपत्ति है। राजनीति में आने पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति आपके बड़े बड़े बयानों पर है, जो बड़ी बड़ी बातें आप किया करते थे ना। अब आपकी कलई खुल रही है। सुनीता जी, मेरा सवाल फिर वही है। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल अन्ना का वो संदेश नहीं समझ पाए। देखिए, इसलिए बोलिए, क्यों नहीं समझ पाए वो अरविंद केजरीवाल अन्ना की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ या व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, वो मैराथन की लड़ाई है। उसमें जो भी स्प्रिंट करेगा उसको बात नहीं समझ में आएगी। अब मतलब अरविंद को बात नहीं समझ आई? मैं तो आपको शुरू से कह रही हूँ, अरविंद को अन्ना जी की बात समझ नहीं आई, आप मान रही हैं इस बात? अन्ना जी ने तो ये कहा ही नहीं था ना कि पार्टी बनाओ। अन्ना जी ने ये नहीं कहा था पार्टी बनाओ। अन्ना जी ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करो। और अगर इतनी जल्दी जो किया है, अब कितनी बड़ी चुनौती है कि अच्छे लोग कहां से, कैंडिडेट कहां से आएंगे? आप दिल्ली में भी जब इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको 70 लोग चाहिए, वो ऐसी छवि के लोग जिनको 70 सीटों पे अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे ना? अरे भाई, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं 70 सीटों पे अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे। इसलिए इसको पार्टी अभी से इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये पार्टी उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। अभी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो सत्ता में है, जो पार्टियां सत्ता में है, वो क्या कर रही है? जवाब दीजिए आप। अरविंद केजरीवाल जो उनके बेटे कहे जाते हैं, अन्ना हजारे के, कहते हैं कि मैं अन्ना हजारे का बेटा हूं, उनको ही अन्ना हजारे की बात क्यों नहीं समझ आई? आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि 121 करोड़ देशवासियों को समझ आ जाए और अरविंद केजरीवाल उनके दोस्तों को न समझ आए? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने लोगों को ये समझ में आ जाए कि आपने वेलफेयर का काम करना है, आपने सुधार का काम करना है, एक ऐसी जनशक्ति पैदा करनी है जो कि सत्ता में बैठे हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर सुधार करना है तो पहले अपने आप का सुधार करो। अगर आप अपने आप का सुधार कर लेंगे तो देश सुधर जाएगा। वही हम लोग करें, जो अन्ना को फॉलो तो समझ रहा हूँ कि अपने घर से ही सुधार की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं की? सुनीता जी, 3,600 करोड़ में दिल्ली की सारी व्यवस्था बिजली की एक निजी कंपनी को सौंप दी गई। फिर आप क्या बिल्कुल बताओ ना, कर्नल साहब, उसको कौन उठा रहा है? उसको अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक बात बताओ, जो लेबर यूनियन का जो प्रेसिडेंट था कैंसर होकर मर गया, हर एक विधायक के पास चला गया, कोई भी राजनीतिक नहीं मिला, कोई भी राजनीतिक घोटाले को उठाने के लिए कोई नहीं लग गए। फिर अरविंद केजरीवाल ने उठाया, भी उठाती है, ये कांग्रेस के भी नेता उठाते हैं। नकवी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं उठाया उसको, किसी ने नहीं उठाया, अरविंद केजरीवाल ने उठाया उसको। और जो बिजली में घोटाला हुआ है और अब पानी में होने को है और कोई बोलने को तैयार नहीं। योजना आयोग से शुरू होता है मामला, योजना आयोग से ही कंसल्टेंट आते हैं। मैं गांव की बताता हूं, 6 इंच का पाइप लगा है सीवर में, दिल्ली के गांवों में, और जो है बड़े बड़े कंसल्टेंट जो है वर्ल्ड बैंक से रिकमेंडेड ये सब काम कर रहे हैं। और 360 गांव में दिल्ली में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं गांव में रहता हूं। अपनी बात करिए ना, अरविंद केजरीवाल गांव में नहीं रहते, वैशाली में रहते। नकवी जी, तो दिल्ली की बात तो हम तो बता सकते हैं ना, जो ये राष्ट्रीय, देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी थे या उनकी जो टीम थी,
वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के पूरे देश में उसने प्रसिद्धि भी हासिल की और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का विश्वास भी हासिल किया। अब जो है वो दिल्ली के गांव गली चौराहों और खेत खलिहानों पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हिट एंड रन की जो है वो मासिक मंडी और साप्ताहिक दुकान बंद करें, क्योंकि जब तक ये हिट एंड रन की मासिक मंडी और साप्ताहिक दुकान चलाते रहेंगे, इनको लगता है कि इससे कोई उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, फायदा नहीं होगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि मैंने जो आपसे पहले कहा दीपक जी कि इनके आंदोलन का अगर कोई सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिखाई पड़ा देश भर में, तो वो दिखाई पड़ा कि देश में वोटिंग का परसेंटेज जो है वो 80 से लेकर 90% बढ़ गया और इन्होंने जो है वो राजनेताओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संसद को, संसद सदस्यों को जम करके जितना भी कोसना था वो कोसा। उसके बावजूद भी देश के लोगों ने ये विश्वास दिखाया कि वो संसदीय प्रणाली पर भी विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। अब कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अब उस व्यवस्था में वो उस व्यवस्था का हिस्सा बने हैं। उस व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं तो कम से कम उन्हें उस जमीन की सच्चाई को महसूस करना होगा और समझना भी होगा कि जो जमीन की सच्चाई लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। और अब आप कहेंगे कि साहब ये जो है वो नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो इस समस्या से देश जूझ रहा है। ये सच्चाई है इस समस्या इस देश की, और इस देश की सच्चाई को देखते हुए हमें उसके समाधान की दिशा में ईमानदारी से काम करना होगा। बिल्कुल सही बात की डॉक्टर बालचंद्र, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हम पहले देख लेते हैं आखिरकार क्या हुआ जिसने हमको ये बहस करने पर मजबूर कर दिया। ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि 9:30 बजे हम आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल के 5 फरेब उन्होंने क्या क्या किए हैं, ये आप देखेंगे 9:30 बजे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारे बहस की बुनियाद आखिरकार है क्या। दिल्ली में खूब हंगामा करते हैं अरविंद केजरीवाल। पानी से लेकर बिजली तक दिल्ली में हर मुद्दा पकड़ती है केजरीवाल एंड कंपनी। आम आदमी पार्टी का हर खुलासा राजधानी से होता है। बिजली के दाम और बढ़ाए गए हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं दिखता उनका क्रांतिकारी रूप। दिल्ली के बाहर क्यों बैठक सेमिनार में कैद हो जाते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ हर मुद्दे को हथियाते हैं। देश के हर पार्टी और हर नेता इन्हें चोर नजर आता है। हर गली नुक्कड़ पर विरोध करना और भीड़ बटोरना केजरीवाल को अच्छी तरह से आता है। लेकिन क्या आपने कभी अरविंद को देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह का प्रदर्शन करते देखा है? क्या आपको याद है कि केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ कभी दिल्ली से बाहर अनशन पर बैठे या गिरफ्तार हुए हो? अगर ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा हो तो अपनी याददाश्त पर जोर न डालें। असल में केजरीवाल की हर विसाख दिल्ली में ही बिछती है। दिल्ली में पिछले साल अरविंद ने लोगों से बिजली के बिल न देने की अपील की, यहां तक कि कटे कनेक्शन तक छोड़ दिए। पानी की किल्लत और बड़े बिल के खिलाफ भी अरविंद सड़कों पर निकले। अच्छी बात है, आम आदमी के सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या सड़क, बिजली, पानी की समस्या सिर्फ दिल्ली में मौजूद है? अरविंद खुद गाजियाबाद में रहते हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ भी बिजली, पानी और सड़क की बदइंतजामी से लोग बेहाल हैं। लेकिन अरविंद ने कभी गाजियाबाद में अनशन नहीं किया। वो लखनऊ जाकर राज्य सरकार को नहीं घेरते। आखिर क्यों? दिल्ली में ही अरविंद की जान क्यों बसती है? दिल्ली में रहकर सुर्खियां बटोरने वाले अरविंद केजरीवाल पिछले साल मध्य प्रदेश के हरदा क्यों नहीं गए, जहां किसान बिना किसी नेता के कई दिनों तक पानी में खड़े होकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने उन्हें जबरन पानी से बाहर निकाल दिया। कई सारे सवाल है कर्नल साहब, एक सवाल का जवाब देंगे आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ दिल्ली तक सीमित हैं? जी नहीं, भूमि अधिग्रहण के मामले पर पार्टी जो है मानेसर में मीटिंग कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल आरटीआई के मामले में नोएडा में आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, एनसीआर की बात कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, मध्य प्रदेश, इसको एनसीआर कहा जाता है। केरला तक गए हैं,
महाराष्ट्र में राजू शेट्टी गन्ना किसानों का जो आंदोलन हुआ था, 30,000 किसान केरला तो सेमिनार के लिए गए थे। सेमिनार नहीं, 30,000 किसान सांगली में उपस्थित थे और जो है कृषि भवन में जो है शरद पवार का पुतला जलाने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद सांगली में गए थे और सांगली में जो है उन्होंने किसानों को संबोधित किया था। तो ऐसी बात नहीं है। सांगली में है संबोधित किया क्योंकि राजू शेट्टी भीड़ ले आए थे। राजू शेट्टी भीड़ नहीं लेकर आए थे, राजू शेट्टी की मदद करने अरविंद केजरीवाल गए थे और समर्थन देने। राजू शेट्टी को वहां मदद की कोई जरूरत नहीं है, वो चुने हुए सांसद हैं, निर्दलीय हैं और शरद पवार को उनके घर में ही चुनौती देते हैं, सब जानते हैं, देश भी जानते हैं। अगर उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद होके गए थे क्योंकि उनको पता था कि राजू शेट्टी वहां भीड़ इकट्ठी करके रखेंगे। सुनीता जी, ये जो हिट एंड रन की राजनीति है, इससे टीम अन्ना कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, मैं तो फॉलो करती हूँ मैराथन की दौड़ और उसी की चैंपियन हूं और ये जो इस तरह में मैं ना तो पहले भी रही, जब तक टीम अन्ना एक थी तभी भी मुझे प्रदर्शन, इस तरह के प्रदर्शन में मैं नहीं शामिल होती थी। और जो मुद्दे उठते हैं वो बहुत सही हैं, वो मुद्दे केजरीवाल उठा रहे हैं बहुत सही है, लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं एक नेशनल पार्टी जो कर सकती है वो अभी इस पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये बहुत छोटी पार्टी है। अभी इन्होंने अभी इनके जो कैंडिडेट्स हैं जो होने चाहिए हम वो मुद्दों अभी की बात नहीं कर रहे हैं सुनीता जी, हम मंशा की बात कर रहे हैं, हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो सब सही हैं, मंशा क्या है? ठीक है, मैं उस पार्टी में नहीं हूं तो मैं उस पार्टी की मंशा के बारे में बिल्कुल कुछ कह भी नहीं सकती। तो कर्नल साहब कह सकते हैं, कर्नल साहब तो है पार्टी में। लेकिन जो हम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे काम करो और वेलफेयर का जो बातें जो कोई नहीं उठाना चाहता है उसको उठाने वाले अरविंद केजरीवाल है। जैसे पानी का आज मुद्दा उठाया गया है, पानी के लिए बीजेपी पिछले 10 सालों से प्रदर्शन कर रही है। इतना बड़ा संगठन है, आज तक सत्ता में नहीं आई। मालवीय नगर 10 साल तक 500 करोड़ में एक प्रदर्शन मालवीय नगर के 32,000 परिवारों को पानी देने की बात चल रही है। और वो बात जो अगर पूरी दिल्ली में होगी, 5,000 करोड़ का एक अगला स्कैम तैयार है। और ये तैयार इसलिए है क्योंकि जो है मुख्यमंत्री ने ये मंशा बना रखी है। झारखंड में लोग काला पीला पानी से पैसे बनाने। कर्नल साहब, झारखंड में लोग काला पीला पानी पीते हैं। 100 लोग में 56 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता है। 100 लोग केजरीवाल को वो नहीं दिखता। नहीं, 100 लोग हैं, उनमें से 5 ने लूटना है, 95 को लूट कर ही पैसे आएंगे। वही हो रहा है यहाँ पर, 95 को लूटा जा रहा है और वो 5 बिजली, पानी, माचिस, खाना, पानी, हवा, हर चीज में जो नोएडा एक्सप्रेसवे बना था, नोएडा टोल प्लाजा, फिर आप पहुंच गए उस बात पे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मायावती के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट उदाहरण दे रहा हूं, हिम्मत नहीं हुई का पब्लिक प्राइवेट आप जाते ना वहां पर, मायावती के खिलाफ प्रदर्शन करते। मायावती का नहीं है, आप दिल्ली का देख लीजिए, नहीं, आप मायावती टोल प्लाजा देख लीजिए, गुड़गांव टोल प्लाजा, मायावती के खिलाफ गुड़गांव टोल प्लाजा दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच में बोल रहा हूं, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं। डीएससी, आप जाइए मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रदर्शन करिए। डीएससी जो है, जो डीएस कंस्ट्रक्शन है, वो जो है मुख्यमंत्री के चहेते लोग हैं और उन लोगों ने वो जो टोल प्लाजा है 70 साल तक लोगों को वहां टोल देना पड़ेगा। आपके ही नहीं, आपके बच्चे और उनके बच्चों को भी जो है टोल देना पड़ेगा। इस तरह के अनुबंध, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इस देश में बनाकर इन लोगों को दिए जा रहे हैं। देश में 6.5 लाख करोड़ की जो है छूट उद्योगपतियों को पिछले 5 साल में दी गई है। टोटल फूड, ये सारी नीतियों में जो चोरी चल रही है उनको कोई उठाना नहीं चाहता। इस देश में जो धार ऊपर से बह रही है उसमें लगातार चोरी की बात चल रही है और इसको उजागर करे अरविंद केजरीवाल, इसलिए वो आंखों में रड़क रहे हैं लोगों को। ये जो है कष्ट की बात है, इस कष्ट को जो है लोग सहन नहीं करना चाहते। देखिए, मैं एक दीपक जी एक बात बताऊं आपको कि हर रूलिंग पार्टी और विशेष तौर से ऐसी रूलिंग पार्टी जो बुरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी में घिरी हो, वो एक वोट कटुआ पार्टी तैयार करती है। और हमारे केजरीवाल जी उसी चक्रव्यूह के चक्र में फंस गए हैं और ऐसा स्थिति बन गई है कि जो इस ऐसी वोट कटुआ पार्टी पर जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है ये रूलिंग पार्टी, उसका इन्वेस्टमेंट का उसको 1% भी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें, नाली, सड़क, पानी, ये वो सारी चीजें करेंगे ताकि जो है वो जो मुख्य विपक्षी